लीबिया का एक ऐसा तानाशाह है जो अपने समय में एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जनता की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर उसने कुछ ऐसे कारनामे किए जिसकी वजह से वही जनता सड़कों पर उसके विरोध के लिए उतर आई। साल 2011 में टेलीविजन पर उसका एक भाषण टेलीकास्ट होता है जिसमें उसने कहा कि हम और हमारे साथी लीबिया की इंच इंच, घर घर और गली गली से गंदगी को साफ करेंगे। उसका ये भाषण उसकी तानाशाही के साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अरबी भाषा में उन्होंने जेंगा जेंगा कहकर लीबिया के लोगों को धमकी दी, जिसका मतलब होता था गली गली। लेकिन उनके इस धमकी को लोगों ने मजाक बना दिया। बने रहिए हमारे साथ आज की वीडियो में, आखिर तक हम लेकर आए हैं इस सनकी तानाशाह की खतरनाक कहानी। गद्दाफी ने लीबिया पर 4 दशक से ज्यादा समय तक शासन किया। साल 1969 वो समय था जब गद्दाफी की उम्र केवल 27 साल थी। पर्सनैलिटी का अट्रैक्शन लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। लीबिया के तत्कालीन किंग इद्रिश से लोग तंग आ चुके थे। कर्नल गद्दाफी ने विद्रोह किया और बिना एक बूंद खून बहाए वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। उस दौर में लीबिया के निवासी रहे असर समसी बताते हैं कि वो सो रहे थे और उनकी बहन ने जगा कर कहा कि देखो, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने रेडियो ऑन किया तो उसमें देशभक्ति के गीत बज रहे थे। वो घर से बाहर निकले और सिटी सेंटर तक पहुंचे तो पता चला कि वहां लोग सड़कों पर जमा है, नारेबाजी हो रही है। इतना तो पता था कि तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में आई है ये किसी को नहीं मालूम था। उस समय तक गद्दाफी को कोई भी नहीं जानता था। सत्ता संभालने के कई दिनों बाद जब गद्दाफी ने लीबिया को एड्रेस किया, उन्होंने बताया कि बादशाह ने देश के बाहर रहने का मन बनाया है। उनकी पश्चिम परस्त नीतियों से अलग हटकर लोगों ने अब बदलाव की ताजी हवा को स्वीकार किया है। वो व्यक्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ है। तब लोगों को ही समझ में आया कि इद्रिश के बाद सत्ता गद्दाफी के हाथ में आ गई है। भले ही उस समय गद्दाफी ने व्यक्ति पूजा की खिलाफत की हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आगे चलकर उन्होंने खुद लीबिया में अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लिया जिसकी लोग पूजा करें। देश में टॉप की पोस्ट और पावर हासिल करके वो खुद निरंकुश होते चले गए। न जाने क्यों गद्दाफी हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। अपनी सुरक्षा का इंतजाम हमेशा पुख्ता रखना चाहते थे, लेकिन उनकी ये बिहेवियर पागलपन की तमाम सीमाओं को पार करती जा रही थी। डेविड ब्लंडी और एंड्रयू सिलेन ने गद्दाफी की बायोग्राफी लिखी। गद्दाफी एंड लीबियन रिवॉल्यूशन नाम से पब्लिश किताब में उन्होंने लिखा, सत्ता संभालने के शुरुआती दिनों में कर्नल गद्दाफी त्रिपोली में एक पुरानी सी फॉक्सवैगन में घूमा करते थे। वो अपनी पत्नी के साथ बाजार जाया करते थे और लोकल सुपरमार्केट में सामान खरीदा करते थे। आगे चलकर जब वो अजीजिया बैरक से निकला तो हथियार बंद कारों का काफिला भी निकला करता था। वो 2 अलग अलग दिशाओं में चला जाया करता था। इनमें से एक में वो खुद होते थे, ऐसा इसलिए कि अगर कोई उन पर हमला करना चाहे तो उसे ये ना पता चले कि गद्दाफी कौन सी कार में है। इस तरीके से जब वो हवाई यात्रा करते तो 2 अलग अलग हवाई जहाज आसमान में उड़ा करते थे। जिस जहाज में गद्दाफी को जाना होता था उस जहाज को समय से पहले 2 घंटे तक आसमान में चक्कर लगवाया जाता था। ऐसा इसलिए कि अगर किसी ने विमान में बम रखा हो तो वो गद्दाफी के बैठने से पहले ही फट जाए। एक बार गद्दाफी ने अपने ट्यूनीशिया पहुंचने का संदेश भिजवाया जिसमें ये कहा गया कि वो बाई कार वहां पहुंचेंगे, लेकिन फाइनली वो ट्यूनिश विमान के जरिए ट्यूनीशिया पहुंच गए। इस विमान का कोड नेम ईगल था। जब विमान में बैठे व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो ये जानकारी दी गई कि विमान में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। सैंडस्टॉर्म लीबिया इन द टाइम इन रिवॉल्यूशन की ऑथर लिंडसे हिल्सन लिखती है कि साल 2009 में अमेरिकी एम्बेसडर जीन क्वेंस एक डिप्लोमेटिक केबल में ये कहा कि कर्नल गद्दाफी अपनी यूक्रेनियन नर्स गैलिना कोलोत्स्मिस्का पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे। कहा जाता है कि ये नर्स उनकी प्रेमिका भी थी। कर्नल गद्दाफी तक कोई चीज इनसे होकर ही पहुंचती थी। वो जिस भी चीज को छूते थे उससे पहले स्टेरलाइज किया जाता था। एक बार एक अरब व्यक्ति से हाथ मिलाने से पहले उन्होंने सफेद रंग के दस्ताने पहने थे। साल 1988 में लीबिया पर एक यात्री विमान को मार गिराने का आरोप लगा जिसमें लगभग 243 लोगों की मौत हुई। दरअसल 21 दिसंबर 1988 को एक पैनम फ्लाइट फ्रैंकफर्ट से डेट्रॉयट जा रही थी। इस फ्लाइट में स्कॉटलैंड में लॉकरबी के ऊपर विस्फोट हो गया। जांच के बाद इस घटना में लीबिया का हाथ पाया गया। इस घटना के बाद कर्नल गद्दाफी की पूरे विश्व में जबरदस्त थू-थू हुई। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि मेडलिस्ट का एक पागल कुत्ता पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथी क्रांति करना चाहता है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें हम कहां पर हैं। गद्दाफी ने अपने देश के भीतर भी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। त्रिपोली के रहने वाले बाशीश शेखावी ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसके वो खुद आई विटनेस रहे हैं। दरअसल विश्वविद्यालय के गेट पर गद्दाफी का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स ने इस पोस्टर पर कालिख पोत दी
गद्दाफी के एडमिनिस्ट्रेशन ने इन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के गेट पर ही फांसी पर लटका दिया। इस तरह की घटनाएं वहां पर आम हो गई थी। साल 1996 में त्रिपोली की अबू सलीम जेल में गद्दाफी के सैनिकों ने कैदियों को एक अहाते में इकट्ठा किया और उन पर गोली चला दी। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इस गोलीकांड में 1200 कैदियों की जान चली गई, लेकिन इनके रिलेटिव्स को ये कभी नहीं बताया गया कि इनका कैदी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लिंडसे हिल्सन अपनी किताब में लिखती हैं, फवाद असद बेन इमरान का कहना था कि वो हर 2 महीने में अपने साले के 2 बच्चों के साथ उससे मिलने के लिए त्रिपोली की अबू सलीम जेल जाया करता था। वो अपने साले के लिए जो कपड़े और सामान लेकर जाता था उसे सैनिक रख लेते थे, मगर उसे कभी ये नहीं बताया गया कि उनका साला अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस तरीके से वो पूरे 14 साल तक अपने साले से मिलने के लिए जाते रहे, परंतु ना करने से मिलने दिया गया और ना ही कभी सच्चाई बताई। उन्हें 14 साल की उम्मीदों का ये सिला मिला। ऑथर लिंडसे ने अपनी किताब में एक और घटना का जिक्र किया है। सऊदी अरब के पत्रकार मोहम्मद हाइकल ने लिखा था कि सऊदी अरब के शाह फैसल और मिस्र के नासिर की हैरानी उस समय बढ़ गई जब गद्दाफी ने उनसे कहा कि जॉर्डन के शाह हुसैन को इसलिए मार दिया जाए क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ से 1971 में फिलिस्तीन के लड़ाकों को निकाल दिया था। गद्दाफी कभी भी किसी अरब राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मरवा पाए, पर इसके लिए उन्होंने हाथ पांव जरूर मारे। यह घटना 1992 की है, जब यासिर अराफात और अल्फात के साथ बैरूत में घिर गए तो गद्दाफी ने उन्हें आत्महत्या की सलाह दी। तब यासिर अराफात ने जवाब दिया कि आप भी यही कदम उठाइए, मैं तो तैयार हूँ। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासिर अराफात गद्दाफी के निशाने पर रहते थे और वो इसलिए क्योंकि यासिर अराफात ने गद्दाफी के दुश्मनों को मरवाने में उनकी मदद नहीं की थी। कर्नल गद्दाफी के भारत के साथ रिश्ते कभी तो बहुत अच्छे थे और कभी बहुत खराब। 1982 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भी गद्दाफी खुद नहीं आए, बल्कि अपने नंबर 2 जालोद को भेज दिया, जो यहाँ आकर विवाद का कारण भी बन गया। जर्नलिस्ट केपी नायर टेलीग्राफ में लिखते हैं कि दरअसल मिस्टर अब्दुल सलाम जालोन गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बाद हैदराबाद गए और वहां चार मीनार पहुंचने से पहले अपनी कार से उतरकर उसकी छत पर चढ़कर डांस करने लगे। ये फोटो देश के अखबारों में भी छपी। इंदिरा गांधी ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि शायद ये लीबिया का है। भारत के मुसलमानों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जरिया बताया। इंदिरा गांधी खासी नाराज हुई और भारत और लीबिया के संबंध खराब होने शुरू हुए। तानाशाह गद्दाफी ने अपनी दूसरी पत्नी सफिया फरकास अल बरजाई को इंदिरा गांधी के पास भेजा। उस समय मिस्टर अर्जुन असरानी लीबिया में भारत के एम्बेसडर थे। उन बातों को याद करते हुए वो कहते हैं कि उनकी पत्नी त्रिपोली में मिसेस गद्दाफी को सी ऑफ करने के लिए गई तो मिसेस गद्दाफी ने कहा कि लौट के मिलेंगे। मिसेस गद्दाफी जब दिल्ली आए तो उन्होंने इंदिरा गांधी से लीबिया आने का प्रॉमिस ले लिया। बदले में मिस्टर अर्जुन असरानी के कहने पर इंदिरा गांधी ने लीबिया से उन 2 भारतीयों की रिहाई मांग ली जो 2 ग्राम कोकीन के पकड़े जाने पर लीबिया की जेल में आजीवन की सजा काट रहे थे। मिसेस गद्दाफी जब लीबिया वापस गई तो दूसरे दिन ही उन दोनों लोगों को छोड़ दिया गया। मिस्टर अर्जुन असरानी को ऑफ इंडिया वापस आना पड़ा। वापस आने के पहले कर्नल गद्दाफी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और कहा कि क्या आप थाईलैंड जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ हमारा कोई एम्बेसडर नहीं है, आप ही हमारे एम्बेसडर बनकर जाइए। मिस्टर अर्जुन असरानी जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी तानाशाह के सामने उन्हें औपचारिक रूप से हाँ कहनी पड़ी। तो ये थी कर्नल गद्दाफी के शासनकाल की कुछ सीक्रेट बातें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।